हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 3 में अल्पकालीन सीमांत लागत, औसत परिवर्ती लागत, अल्पकालीन औसत लागत कैसे दिखाई देते हैं इस बात का अध्ययन करेंगे। चलिए हम राम के खेत में चलते हैं। राम का खेत बड़ा है और उसमें वह एक श्रमिक को कार्य पर लगाता है। चूँकि खेत बड़ा है और श्रमिक एक है तो उत्पादन कम होता है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए राम एक और श्रमिक को कार्य पर लगाता है। अब उत्पादन उस अनुपात से अधिक होता है जिस अनुपात में उसने साधन को बढ़ाया, यानी साधन तो उसने 2 गुने कर दिए और उत्पादन क्या हुआ, 4 गुना हो गया। अनुपात से अधिक उत्पादन हुआ तो ये कौन सा प्रतिफल का नियम होगा, ये बढ़ते प्रतिफल का नियम होगा। अब राम उत्पादन को और बढ़ाने के लिए एक और श्रमिक को बढ़ा देता है। इस बार वह जिस अनुपात में साधन को बढ़ाता है उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है, तो कौन सा नियम होगा, समान प्रतिफल का नियम होगा। अब अनुकूलतम संयोग मिल गया है। अनुकूलतम संयोग का अर्थ है कि भूमि पर जितने श्रमिक कार्य कर सकते थे उतने ही कार्य श्रमिक कर रहे हैं। इसके बाद भी राम एक और श्रमिक को कार्य पर लगा देता है। तो अब खेत में भीड़ भाड़ हो जाती है। इस बार वो साधन में जिस अनुपात में वृद्धि करता है उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है। तो ये कौन सा नियम होगा, ये घटते प्रतिफल का नियम होगा। चलिए अब हम इन तीनों नियमों को लागत के साथ कैसे एसोसिएट कर सकते हैं, यह एक तालिका के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तालिका में बताया गया है, ये लागत जो है वो रुपए में बताई गई है। अब आप 2 रुपये की लागत लगाते हैं और उत्पादन कितना होता है, 4 वस्तुओं का उत्पादन होता है। 4 वस्तुएं आप 1-1 रुपये में बेचते हैं तो आपकी कितने में बिक जाएंगी, 4 रुपये में वस्तु। जबकि आपकी लागत कितनी आई है, 2 रुपये आई है। 2 रुपये को आप 4 वस्तु में बांटेंगे यानी हर वस्तु की लागत कितनी आई है, आपको 50-50 पैसे लागत आई है। और आपने वस्तु बेची कितने में है, 1-1 रुपये में बेची है। अब दूसरा देखिए कि आपने 2 रुपये की लागत लगाई और 2 ही वस्तुओं का उत्पादन हुआ और 2 वस्तुएं आपने 1-1 रुपये में बेच दी। अब यहाँ आपको लागत भी कितनी आई, वस्तुओं की 1-1 रुपये ही लागत आई और 1-1 रुपये में ही आपने उन्हें बेचा है। तीसरी कंडीशन, आपने 2 रुपये की लागत लगाई और एक ही वस्तु का उत्पादन हुआ इस बार, तो यानी वस्तु आपको कितने में पड़ी, 2 रुपये में पड़ी। जबकि उत्पादन कितना हुआ, एक वस्तु का, यानी वो कितने में बिकेगी, 1 रुपये में। अब इनसे हम प्रतिफल का नियम भी देखेंगे और इसी एग्जाम्पल से हम लागत को देखेंगे। प्रतिफल के नियम सबसे पहले हम देख लेते हैं। प्रतिफल के नियम में क्या है कि आपने लागत या साधन को जितना बढ़ाया उत्पादन में उससे अधिक वृद्धि हुई, तो ये कौन सा नियम होगा, बढ़ते प्रतिफल का नियम। दूसरी बार आपने साधन या लागत को जितना बढ़ाया उत्पादन में उतनी ही वृद्धि हुई, तो ये कौन सा नियम होगा, ये समान प्रतिफल का नियम होगा। तीसरी बार आपने साधन को जितना बढ़ाया, लागत को जितना बढ़ाया उत्पादन में उससे कम वृद्धि हुई, तो ये कौन सा नियम होगा, ये घटते प्रतिफल का नियम होगा। ये तो आपके प्रतिफल के नियम हुए। अब इसे लागत से कैसे एसोसिएट करेंगे कि जब बढ़ता प्रतिफल का नियम था तो आपकी लागत क्या थी, कम आ रही थी। जब समान प्रतिफल का नियम है तो आपकी लागत क्या है, समान आ रही है। ये और ये लागत क्या है, समान आ रही है। जब आपके मतलब जिस अनुपात में आप साधन को बढ़ाएंगे लागत भी क्या होगी, उसी अनुपात में। तो बढ़ते प्रतिफल में लागत क्या होती है, घटती हैं। समान प्रतिफल में लागत क्या होती हैं, समान होती हैं। और घटते प्रतिफल में लागत क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। 1 रुपये से लागत बढ़कर कितनी हो गई, 2 रुपये हो गई एक वस्तु की। तो बस आपको ये इतना ही याद रखना है कि बढ़ते प्रतिफल में लागतें क्या होती हैं, घटती हैं। समान प्रतिफल में लागत समान रहती हैं और घटते प्रतिफल में लागतें बढ़ती हैं।
इस चार्ट को आपको बनाना नहीं है, आपको केवल समझाने के लिए ये चार्ट बनाया गया है। चलिए अब हम देखते हैं कि आप अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे। क्वेश्चन है आपका कि अल्पकालीन सीमांत लागत, औसत परिवर्ती लागत, अल्पकालीन औसत लागत वक्र कैसे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? यू आकार के दिखाई देते हैं। कैसे की जगह क्या लिखना है आपको? यू आकार के दिखाई देते हैं। अब ये यू आकार के क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि देखिए यू कैसा बनता है? ऐसा। अब हम देखेंगे कि ये लागत वक्र यू आकार के कैसे बनेंगे। अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। अभी हमने 3 नियम देखे, वो तीनों नियमों को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। आरंभ में क्या था? बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू हुआ था, इसलिए लागतें क्या थी? घट रही थी, तो ये नीचे गया, इसलिए यू पहले लागत घटी, तो ये यू में भी पहले क्या होता है? वक्र नीचे की ओर जाता है। फिर स्थिर प्रतिफल की दशा में लागत स्थिर रहती हैं, यू में ये नीचे की तरफ ये क्या है? लागतें स्थिर हो जाती हैं। इसके बाद भी यदि आप साधन को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है, और घटते प्रतिफल के नियम में लागत क्या होती है? बढ़ जाती हैं। तो लागत बढ़ जाती हैं तो ये वक्र ऊपर की तरफ गया। तो ये वक्र पहले नीचे आया, किसके कारण? लागतें घटी, फिर बराबर हुआ, लागतें समान रहीं, और इसके बाद बढ़ा, लागतें बढ़ने लगीं। चलिए तो इसे थोड़ा और हम देख लेते हैं। इसी कारण उत्पादन का आकार बढ़ाने पर पहले लागतें घटती हैं, ये आपका घटी लागत, और फिर न्यूनतम होकर स्थिर हो जाती हैं, ये हो गई आपकी स्थिर, और अंत में बढ़ती हैं। अंत में लागतें क्या हो जाती हैं? बढ़ने लगती हैं, इसलिए इनका यू आकार दिखाई देता है। अब आपको ये याद रहे, इसके लिए आप एक मेमोरी चार्ट बना सकते हैं। देखिए ये तीनों वक्र किस आकार के दिखाई देते हैं, तो आंसर में आपको लिखना है कि तीनों वक्र यू आकार के दिखाई देते हैं। यू आकार के क्यों दिखाई देते हैं? परिवर्तनशील अनुपात के नियम के कारण दिखाई देते हैं। प्रारंभ में जब उत्पादन किया जाता है तो बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है, इसलिए लागतें क्या होती हैं? घटती हैं। इसके बाद भी यदि उत्पादन को बढ़ाया जाता है तो स्थिर प्रतिफल का नियम लागू होता है, और लागतें क्या होती हैं? स्थिर हो जाती हैं। इसके बाद भी उत्पादन को बढ़ाया जाता है तो घटते प्रतिफल के नियम के कारण लागतें बढ़ जाती हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि ये तीनों वक्र यू आकार के होते हैं, क्योंकि परिवर्तनशील अनुपात का नियम लागू होता है। प्रारंभ में जब उत्पादन किया जाता है तो बढ़ते प्रतिफल के नियम के कारण लागत घटती हैं। इसके बाद स्थिर प्रतिफल के नियम के कारण लागतें स्थिर हो जाती हैं, और अंत में घटते प्रतिफल के नियम के कारण लागतें बढ़ने लगती हैं। तो ये चार्ट आपको कॉपी में नहीं बनाना है, लेकिन आपको मेमोरी के लिए ये चार्ट बनाया हुआ है। तो देखिए पहले लागतें क्या हैं? घटी हैं, और इसके बाद बढ़ी हैं, तो ये यू शेप हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं इंग्लिश मीडियम में। हाउ डू शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व अपीयर। मीन्स ये तीनों वक्र कैसे दिखाई देते हैं? तो ये तीनों वक्र यू शेप के दिखाई देते हैं। यू शेप के क्यों दिखाई देते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कारण। अब ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपने पीछे देखा कि 3 नियम होते हैं, इसे हम अगली स्लाइड में देखते हैं। चलिए अब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से कॉस्ट को एसोशिएट करते हैं। देखिए इनिशियल स्टेज, शुरू में क्या होता है जब आप प्रोडक्शन करते हैं, तो ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ लेबर, सबसे पहले क्या होता है? इंक्रीजिंग लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न जो है वो लागू होता है, और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या होता है कि जो कॉस्ट होती है जो कॉस्ट जो है वो गिरने लगती हैं। इसके बाद भी जब उत्पादन को बढ़ाया जाता है तो कौन सा लॉ होता है? कांस्टेंट रिटर्न।
कांस्टेंट रिटर्न का लॉ लागू होता है और कांस्टेंट रिटर्न में जो लागत होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद भी यदि हम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ लेबर इंक्रीज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न लागू होता है। और लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न के कारण क्या होता है, जो कॉस्ट होती है वो स्टार्ट्स राइजिंग, यानी वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो पहले क्या होता है, कॉस्ट फॉल गिरती हैं, डाउन होती हैं, फिर कांस्टेंट रहती हैं और इसके बाद क्या होती हैं, बढ़ती हैं। इसलिए ये कर्व क्या होता है, यू शेप का होता है। नाउ वी लर्न दिस आंसर बाय मेमोरी चार्ट। First, law of these three cost curve look like U shape. Why? Because of law of variable proportion. Because of law of variable proportion. And in this law, in initial stage, due to increasing return, cost become fall, and in second stage due to constant return cost become constant, and in third stage due to diminishing return cost become rising. So first cost become fall, then constant, and then increase. So this is shape U. So you can learn this answer through this chart. It is not needed to make this chart in your copy. This is only for your memory. चलिए हम देख लेते हैं कि आप अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे। कॉपी में आपको केवल क्वेश्चन के आंसर में ये थ्योरी लिखना है और कोई भी चार्ट नहीं बनाना है। इंग्लिश मीडियम वालों को भी सिर्फ ये थ्योरी लिखना है, किसी भी चार्ट को बनाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, थैंक यू।